آپ देख रहे हैं न्यूज़ में ओवैस इकबाल। आपको बताएं कि कराची के इलाके साइट एरिया नोरिस चुरंगी के करीब राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लाशों और जख्मियों को सिविल और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट किया जा रहा है कराची के इलाके नोरिस चुरंगी से, जहाँ राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई और अब तक की इतलात के मुताबिक 11 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल कराची में मुंतकिल किया जा रहा है। कराची का इलाका साइट एरिया है ये, जहां नोरिस चुरंगी के करीब राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ बचने से 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। निजी कंपनी की जानिब से राशन की तकसीम के दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी कि यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम, क्या अपडेट्स हैं? जख्मियों की हालत कैसी है? वैसे अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ है कराची के इलाके साइट एरिया नोरिस चुरंगी करीब एक फैक्ट्री के अंदर राशन की तकसीम थी और यहाँ पे जब खवातीन और बच्चे पहुँचे हैं बड़ी तादाद में, तो यहाँ पे बदहज़मी हो गई है और इस दौरान वहाँ पे भगदड़ मची है। जो अब तक की जो इत्तलात हैं रेस्क्यू के जो जराए हैं टीसा और ईडी के, वो बता रहे हैं कि 11 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 3 से 4 अफराद जख्मी हुई, जिनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और हालात जो अफराद हैं उनकी लाशों को आबासी शहीद अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। तो वाक़े के बाद जो तार मिल रही है मौके से, जब वहाँ भगदड़ मची तो भगदड़ मचने के साथ ही करीब एक नाला था, तो खवातीन और बच्चे नाले में गिरे हैं जाके, जिसकी सबब उनकी मौत वाक़ई हुई है। और कई अफराद ऐसे हैं जो भगदड़ के दौरान जो वो लोगों के पाँव तले दबे हैं और दबने के वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। चाहे उसको से वहाँ पे चप्पलें पड़ी हुई हैं, मतलब वहाँ पे लोग वहाँ पे खून बिखरा पड़ा हुआ है। पुलिस और रेंजर हुकाम मौके पहुंचे हैं और वहाँ पे सूखा को कंट्रोल किया है और जो वहाँ लोग अंदर फंसे हुए थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। तो जख्मी अफराद में खवातीन और बच्चे उनको आबासी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जिसमें 9 खवातीन की लाशें जो हैं वो 9 जो खवातीन की लाशें जो हैं वो सिविल और आबासी अस्पताल और 2 जो बच्चे हैं वो भी हलाक हुए हैं। मजबूर तौर पर 11 अफराद की हालत इत्तला मौसूल हो रही है। पुलिस काम इस वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रहे हैं कि असल जो मज़ीद और कितने लोग जख्मी हैं। नसीम, ये भी बताइएगा कि नाले के अंदर जो अफराद गिरे हैं उन्हें निकालने के लिए, उन डेड बॉडीज को निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? लेकिन जिस वक्त ये वहाँ पे फैक्ट्री में जब भगदड़ मची है तो वहाँ पे जब लोग भागे हैं खवातीन और बच्चे, तो करीब एक नाले की दीवार थी, वो दबाव पड़ने से, धक्का लगने से वो दीवार टूट गई है और लोग जो थे नाले में जा गिरे, जिसके सबब जो वो उनको वहाँ पे उनकी मौत वाक़ई हुई है। और कई लोग ऐसे थे जो वहाँ पे लोगों के पाँव तले कुछ जो है वो दब गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। तो अभी तक जो है वो पुलिस इस बात की तहक़ीक़ात कर रही है कि ये किसी यहाँ पे बदनज़मी क्यों पैदा हुई है और यहाँ पे जो खवातीन और बच्चे थे ये बेचारे बहुत ही गरीब, और जो खवातीन मरी हैं इस वाक़े में वो काफ़ी ज़ईफ़ और उम्र खवातीन थी और बच्चे की उम्र 10 से 12 साल बच्चे की उम्र है, जिसमें बच्चे भी हैं बच्चे भी शामिल हैं जो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। जी नसीब, कितने अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए, उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया है? देखें, पुलिस और रेस्क्यू अदारे ये बता रहे हैं कि 6 से 8 अफराद जख्मी हैं और 11 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जो वो जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। 11 अफराद जाँ बहक हैं और 6 से 8 अफराद जख्मी, जिनको करीबी अस्पताल, आबासी अस्पताल और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नसीब, ये भी बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया? एनी शाहिदीन का क्या कहना है कि भगदड़ क्यों मची? क्या कतार के अंदर राशन तकसीम किया जा रहा था, उसमें बदनज़मी पैदा हुई? देखें, ये कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे साइट का इलाका है नोरिस चुरंगी, जहाँ पे इस जगह पे तसाद और फिक्रे के हवाले से फैक्ट्री मालकिन है, हर साल जो वो राशन की तकसीम करते हैं। तो राशन की तकसीम के दौरान वहाँ पे लोगों की तादाद में इजाफा हो गया। जो आस पास की जो आबादी है साइट एरिया के जो वहाँ के लोग हैं कच्ची बाजी के, वो काफ़ी तादाद में वहाँ पहुँचे, जिसमें खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जब इस तरह वहाँ पे बदतमीजी हो गई है, तो बदतमीजी के दौरान वहाँ पे भगदड़ मची है और भगदड़ मचने से अचानक वहाँ पे जो इंसानी थी उनसे बहुत शुक्रिया नसीम आदिल आपका।
पंजाब के पी इंतखाबात इल्तवा केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। कोई ज़ाब्ता और कानून फुल कोर्ट बनाने की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को 2 दिन की मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए कि 2 दिन में बताएं कि इंतखाबात की तारीख तय करेंगे या फिर हम बताएं। इलेक्शन के इल्तवा की ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। जजेस में इख्तलाफात के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। सियासी मामलात की वजह से इख्तलाफात आए, हम मिलकर इस सूरत हाल से निपटेंगे। चाहता तो तमाम जजेस को तब्दील कर सकता था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने 2 सूबों में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का फैसला तहरीर करते वक्त मुशावरत नहीं की गई। खुद को बेंच में मिसफिट समझता हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस जमाल मंदुखेल को टोकते हुए मजीद बात करने से रोक दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल की माजरत के बाद केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फायज ईसा के अक्सरियती फैसले को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस काजी फायज ईसा के अज़ख़ुद नोटिस से मुतालिक फैसले पर सर्कुलर जारी। 2 रुकनी अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर में कहा गया कि अज़ख़ुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। 2 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। कानूनी तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले का इतलाक नहीं हो सकता। सर्कुलर में मजीद कहा गया कि हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस में दरख्वास्त से हटकर फैसला दिया गया। अज़ख़ुद नोटिस से मुताल्लिक इस किस्म का फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस दे सकते हैं। समझे कि मामला अहम नौइयत का है तो उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुनासिब अहकामात के लिए भेज सकता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को सर्कुलर से मुताल्लिक केस के फरीकैन को आगाह करने का कहा गया और ये भी कहा गया कि हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस का फैसला मुस्तरद किया जाता है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में खुसूसी बेंच ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया था। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही से मारूफ हिदायतकार सैयद नूर की मुलाकात हुई। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 1997 वाला खेल खेलना चाहते हैं। वक्त और हालात बदल चुके हैं, अब कौम जाग चुकी है। कौम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज चाहते हैं कि बेंच चीफ जस्टिस की मर्जी के बजाय उनकी मर्जी से बने। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके साथी हक पर खड़े हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। बिल्कुल, वैस चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इंशाल्लाह कभी भी बेंच जो है अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मर्जी से नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती पे कोई समझौता नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट साजिशियों के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेगी। आर्टिकल 141 की रूह से पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कानून साजी नहीं कर सकती। ये मुनाफकत अब नहीं चलेगी। फैसला पीडीएम के हक में आए तो सो मोटो हलाल और फैसला पीडीएम के खिलाफ आए तो सो मोटो हराम। जिस तरह पंजाब में लोग आटे के लिए कतारों में मर रहे हैं, इस तरह के दर्दनाक मनाज़िर सिर्फ एथोपिया में नजर आते हैं। मेरे दौर में आलमी इदारों ने पंजाब की तरक्की और खुशहाली को तरक्की पजीर मुल्कों के लिए रोल मॉडल करार दिया था। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी पंजाब के लिए कलंक का टीका बन चुके हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की महरूमियां देखकर अफसोस होता है। मैंने अपने हालिया दौर में फिल्म इंडस्ट्री को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए 1 अरब रुपए का फंड दिया था। फिल्म स्टूडियोज को जदीद कैमरे और साउंड डिजाइनिंग के आलात मुहैया किए गए थे। फनकारों की अकेडमी के क्याम समेत फिल्म इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात के हाल पर भी पैसे खर्च किए गए थे। जदीद स्टूडियोज की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी थी। हुकूमत तब्दील होने के बाद आज तक इस मंसूबे पर एक आने का भी काम नहीं हुकूमत ने किया। मैं फिल्म इंडस्ट्री के इस मंसूबे को मुकम्मल करने और इसको मजीद तरक्की देने का जज्बा आज भी रखता हूँ। उम्मीद है कि जब भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो ये मंसूबे जरूर मुकम्मल होंगे। सैयद नूर का कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री चौधरी परवेज इलाही की काबिशों की शुक्रगुजार है। उन्होंने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री सरकार को सपोर्ट किया है। जी, बहुत शुक्रिया अयाज आपका। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि जिसके अपने ब्रादर जजेस उस पर अदम एतमाद कर दे, सवालात उठा दे, उसके दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी ना ही अखलाकी। चंद सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। वन मैन शो तबाही का बायस बनेगा।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इख्तलाफी नोट इंतहाई तशवीशनाक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल से फैसला लिखते वक्त मशवरा न करना अफसोसनाक है। ये बेंच 9 से शुरू होकर 3 पर आ गया है। जजेस का बेंच से अलग होना मौजूदा बेंच पर सवालिया निशान है। जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला काबिल अमल नहीं तो फिर कोई भी फैसला काबिल अमल ना हो। इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अब मुल्क में इंसाफ ना हुआ तो इंतशार होगा। सारी बुराइयों की जड़ फितना खान है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लगता है जजेस में एतमाद का फुकदान है। एतमाद बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बनानी होगी। जमाल मंदोखेल साहब ने समाज से माजरत की है। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में जो बातें लिखी हैं ये इंतहाई अफसोसनाक और एक जो है वो अलमिए की बात है, जो कि 9 से शुरू होकर अब 3 पे आ गया है। काजी फैज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने फैसला दिया, वो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज का फैसला है। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। कौम को अगर इस मरहले पे इंसाफ होता नजर ना आया तो ये मुल्क अफरा तफरी और अनाकी का शिकार हो जाएगा। फितना जो है वो एक बहरानों का मंबा है। हर बुराई उसी से शुरू होती है और उसी पे जाके ख़त्म होती है। बेंच एक दफ़ा फिर टूट गया है। एतमाद का फुकदान है इस वक्त। पाकिस्तान की आवाम जो इंसाफ की तलाश कर रही होती है उसके लिए ये जो आखिरी मंजिल यही है। बजाय इसके कि फुल कोर्ट होता, ये श्रिंक होता आज 3 रह गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का एक मरतबा फिर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 रुकनी बेंच से मामला 3 रुकनी बेंच तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनफरादी फैसले नजर आ रहे हैं। सर्कुलर के जरिए एक मौसस जज के फैसले का नतीजा कालअदम करार देने की नई रिवायत डाली गई है। फुल कोर्ट की बजाय 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया तो कौन मानेगा? तराजू के पलड़े बराबर न हुए तो मुल्क में अनारकी और फसाद होगा। 9 मौजूद जज से ये मामला शुरू हुआ और 9 से ये मामला 3 जजेस के ऊपर आ पहुंचा है। कल जो एक ऐसी रवायत रखी गई कि कल के एक फैसले के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का सर्कुलर ये इस बात की निशानदही करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो आम तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अफरादी फैसले नज़र आ रहे हैं, वो फ़र्द के फैसले नज़र आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक मुअज़्ज़ज़ जज का फैसला सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सर्कुलर के नतीजे में कलअदम करार दे दिया जाए। और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि जैसे नून लीग ने 1997 में किया, नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत करने वाले चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की कोर्ट पर हमला किया, अब भी उसी तरह नून लीग सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमकियां दे रही है क्योंकि वो इंतखाबात से खौफजदा है। मैं चाहता हूं कि अवाम कानून की हुक्मरानी बचाने के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो जाएं। इमरान खान ने कहा कि हम उन तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे जो इस साजिश के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए तैयार है। मैं खास तौर पर वकला बरादरी से अपील करता हूं कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2007 की वकला तहरीक की तरह दोबारा क़यादत करें। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार का कहना है कि बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन आइन में दर्ज हैं। अपने खिलाफ बातें करने वालों को रमज़ान के बायस कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के इलाके खड़ बुज़दार में 16 घोस्ट स्कूल्स का इंकशाफ हुआ है। घोस्ट स्कूल्स की इमारतों पर बुज़दार ख़ानदान के अफराद का कब्जा है। सरकारी स्कूल्स की इमारतों को बतौर डेरे और रिहाइश गाहें इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम स्कूल्स के फंड्स बाकायदगी के साथ जारी हो रहे हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के इलाके खड़ बुज़दार में 16 घोस्ट स्कूल्स का इंकशाफ हुआ है। इन जाली स्कूलों की इमारतों पर बुज़दार ख़ानदान के अफराद का कब्जा है और सरकारी स्कूल्स की इमारतों को डेरे और रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम स्कूल्स के फंड बाकायदगी के साथ जारी हो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वक्कास खौरी से। वक्कास, ये क्या मामला है? वक्कास खौरी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा इस बुज़दार ख़ानदान की करप्शन के बारे में।
جی بالکل، محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف مزید شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ عثمان بزدار کے علاقے کھڈر بزدار میں 16 گھوست اسکولوں کا انکشاف ہوا ہے، اور قابل تشویش بات یہ ہے کہ ان اسکولوں کو حکومت کی جانب سے باقاعدہ فنڈنگ بھی کی جاتی تھی، جس میں جو ہے وہ کرپشن کی گئی۔ اس پر اینٹی کرپشن نے نوٹس لیتے ہوئے عثمان بزدار، عمر خان بزدار، طور خان بزدار اور شبیر احمد چوہان کو 3 اپریل 10 بجے طلب کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن کی رپورٹ کے مطابق تمام جو اسکول تھے ان کو بزدار خاندان کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ جی بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں مفت آٹا تقسیم مرکز کرنے کا دورہ، متعلقہ حکام کو شہریوں کو فوری آٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کا آٹا فراہمی سینٹر پر عوام کو دی جانے والی سہولیات پر اظہار اطمینان، بزرگ شہریوں اور خواتین سے انتظامات سے متعلق دریافت کیا۔ شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آٹا تقسیم کرنے سے متعلق تمام مسائل حل کریں گے۔ شناختی کارڈ پر آٹے کی تقسیم کا عمل مزید بہتر ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی نہ کوئی انتظام، جو ایشوز ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو ریزالو کرنے کے لیے ان کو فوری طور پر میکنزم بنانا ہوگا۔ جو لوگ فوٹو کاپی لے کے آتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ کا، اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ وہ بھول گئے یا فوٹو کاپی لے آئے یا گم گیا، اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کمشنر صاحب یہ جو پٹ فالز ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے آپ فوری طور پر اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائیں۔ سندھ سرکار کی جانب سے کراچی میں 28 مقامات پر ایسے انوکھے بچت بازار لگائے گئے ہیں جہاں آٹا تک دستیاب نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا نایاب ہے۔ خریدار شہری مایوسی اور پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محض عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گی مونا صدیقی۔ سندھ سرکار کی انوکھی منطق مہنگے بازاروں کو بچت بازاروں کے ناموں سے منسوب کیا جانے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے آٹا بنیادی ضرورت ہے جو بچت بازار میں دستیاب نہیں۔ گھنٹوں انتظار کر کے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ کم سے کم 2 بوری تو آٹے کی دے نا، زیادہ نہ صحیح، چلو چینی لے لیں گے تھوڑے 5 کلو 2 کلو جتنے بھی ہے، باقی 2 بوری آٹے کی مل ہے۔ ڈیلی آٹے کے لیے آئیں گے، اتنی دور دور سے آئیں گے، اپنا گھر چھوڑ کر آئیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پھر رہ جائیں، پھر بازار سے ہی لے لیتے، پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ادھر بچت میں آئیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹا نایاب ہو گیا۔ خریداری کے لیے آنے والوں کے لیے آٹا یہاں بھی موجود نہیں۔ آٹا بہت ساری جگہوں پر، ابھی میں گیا تھا وہاں یوٹیلیٹی اسٹور پر، تو انہوں نے بھی شناختی کارڈ کی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ مہنگائی تو ہے اپنی جانب ہے، لیکن ان لوگوں نے اور زیادہ مزید بڑھائی ہوئی ہے مہنگائی۔ شہری کہتے ہیں محض عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، ریلیف کہیں نہیں، آٹے کے لیے مارے مارے پھرنا پڑتا ہے۔ کیمرامین جمشید اور ذوالفقار کے ساتھ مونا صدیقی، نیوز کراچی۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان اور سبی میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، سپاہی نے جام شہادت نوش کیا۔ سبی میں فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد مارا گیا جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان اور سبی میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، سپاہی نے جام شہادت نوش کیا۔ سبی میں فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد مارا گیا جبکہ 2 زخمی ہوئے۔